जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आप लोगों के सामने आज इस वक्त इसलिए हूँ क्योंकि दिन में भी मैंने वीडियो बनाई थी। आज गुरु पूर्णिमा थी, रादर अब तो कल हो गई है, कल गुरु पूर्णिमा थी। तो मुझे एक बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना था, तो मैंने एक लाइव वीडियो दिन में करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली सम टेक्निकल एरर्स की वजह से वो वीडियो मेरे पेज पे अपलोड नहीं हो पाई। क्योंकि मैसेज इम्पॉर्टेंट था तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। एंड आई थिंक लकली इस वक्त ब्रह्म मुहूर्त है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बात बहुत और ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। सबसे पहले तो सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा हम लोगों के यहाँ एक बहुत अहम एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। सब शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उनको विश करते हैं, और एक बहुत इम्पोर्टेंस है इस दिन की हमारे कल्चर में, हमारे भारतीय संस्कृति में, या जो बेसिक हाउस होल्ड्स हैं सब लोगों में बहुत माना जाता है। बचपन से हम लोग स्कूल्स में भी सुनते थे। इनफैक्ट मेरी तो फेवरेट लाइंस थी, जिसमें जब भी गुरु पूर्णिमा आती थी तो ये ज़रूर बोला जाता था, या ये हम ज़रूर पढ़ते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि एक शिष्य कंफ्यूज्ड है कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं किसके पैर पहले छूं। फिर वो कन्फ्यूजन शिष्य का अपने आप ही दूर हो जाता है कि गुरु आपने ही तो मुझे भगवान का रास्ता बताया, आपने ही तो मुझे धर्म के रास्ते पे चलना सिखाया है, तो इसलिए पहले मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श करूँगा। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु कल्चर की। और ये स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि ये दिन इस वीडियो के लिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक टॉपिक पे मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ लाइव आना चाह रही थी, और मेरे पास काफ़ी पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैम आप इसके ऊपर ज़रूर बोलिए। वो टॉपिक पे मैंने पहले भी लाइव वीडियो करी थी मेंटल हेल्थ के ऊपर। सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड की अनफॉर्चुनेट अनटाइमली डिमाइस की सुसाइड की खबर जो हम लोगों तक आई थी, उस पर सीबीआई जांच की मांग चल रही है। लेकिन जिस तरह के हालात हम लोगों के सामने आ रहे हैं उसमें हम लोग बार बार एक वर्ड सुन रहे हैं, नेपोटिज्म। अगर टू बी ऑनेस्ट देखिए, नेपोटिज्म वर्ड हम लोगों ने समाज में, ये वेस्टर्न कल्चर का लाया हुआ है, समाज में इंग्रेंड है। बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग प्रोफेशंस में नेपोटिज्म डेफिनेटली होता है। लेकिन एक्चुअली ये क्या बला है? हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो नेपोटिज्म का नाम ही पहली बार तब सुना था जब आई थिंक कंगना रनौत ने करण जौहर के एक शो में करण जौहर को नेपोटिज्म एंड मूवी माफिया बोला था। बहुत सारे लोगों को नेपोटिज्म वर्ड ही तब पता चला था। तो देखिए, नेपोटिज्म का सीधा सीधा बेसिक भाषा में आप समझ लीजिए कि अपने परिवारवाद चलाना, या अपने बच्चों को, अपनी जिस फील्ड में आप हैं अपने बच्चों को उसमें प्रिविलेजेस देना, स्पेशल एंटाइटलमेंट देना, या उनको कम मेहनत करे या बिना मेहनत करे अपनी लेगेसी आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो वो नेपोटिज्म कहलाता है। देखिए, इस चीज़ को हमें बहुत रैशनल माइंडसेट से देखने की ज़रूरत है। नो डाउट कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए एक फ़र्ज़ होता है। मैं भी एक मदर हूँ, मेरा बच्चा है 3 साल का। मैं जो अपनी ज़िंदगी में पूरा कर रही हूँ या जो मैं स्ट्रगल्स देख रही हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा आगे जाके वो स्ट्रगल्स देखे, या कोशिश करूँगी कि उसकी जितनी ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन यहाँ पे हमें ये बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि पहली चीज़ तो एडवर्सिटी क्वेश्चन बच्चे को सिखाना ज़रूर होता है। बिल्कुल आप अपने बच्चे को सब कुछ परफेक्ट दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे के लिए रोड तैयार कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को रोड के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। वो कोई बहुत अच्छे पेरेंट होने की निशानी नहीं है, वो कोई बहुत अच्छा माँ बाप होने की निशानी नहीं है। वो अपना अहम, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग करते हैं। तो देखिए, बैलेंस की बात मैंने करी कि नो डाउट अपने बच्चों के लिए आपको करना चाहिए। लेकिन मैं अगर इमेजिन करूं कि मेरे पास, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मेरे पास कोई जूनियर लड़का है या लड़की है, कोई जूनियर स्टूडेंट है वकील, जो मुझे असिस्ट करने के लिए आया है, क्योंकि शुरू में वकालत में आपको सीनियर को असिस्ट करना पड़ता है। और मैं इमेजिन करूं कि मेरा बेटा भी उसी एज का है, मेरे बेटे को वकालत में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
और जो मेरे पास जूनियर आया है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा काबिल वकील है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चे को इस वजह से अहमियत दूं कि क्योंकि वो मेरा बच्चा है, तो मैं इसमें दो जगह नुकसान कर रही हूँ। एक तो मैं नेपोटिज्म को बढ़ावा देकर उस टैलेंट को किल कर रही हूँ, वो बच्चा जो बहुत अच्छा वकील हो सकता है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा वकील बन सकता है। दूसरी जगह मैं अपने बच्चे का नुकसान कर रही हूँ कि मैं एक तो उसको स्ट्रगल से दूर कर रही हूँ, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और ऊपर से हो सकता है कि मेरा बच्चा किसी दूसरे टैलेंट के लिए बना हो सकता है कि उसके अंदर कोई और ऐसी काबिलियत हो जो उसको इस दुनिया में बहुत शिखर तक लेकर जाए, और मैं उसको उस चीज़ से भी दूर कर रही हूँ। अपनी मेहनत, अपनी लेगेसी ज़बरदस्ती अपने बच्चे पे थोपने के लिए या अपने बच्चे को आगे करने के लिए मैं दो दो गुनाह कर रही हूँ। मैं उस स्टूडेंट का भी, जो मेरा शिष्य है, उसका भी नुकसान कर रही हूँ, और जो मेरा बेटा है मैं उसका भी नुकसान कर रही हूँ। अच्छा, ये गुरु कल्चर से ये चीज़ें क्यों मैंने अब मतलब अलाइन करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये सारे वेस्टर्न कल्चर हैं। हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा तो इतनी स्ट्रॉन्ग एक एसोसिएशन हुआ करती थी। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देके बताऊंगी। गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम हम सब जानते हैं, उनके शिष्य अर्जुन थे, ये भी हम जानते हैं, कितने प्रिय शिष्य थे ये भी हम जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, और उन्होंने अपने पुत्र से भी ज़्यादा विद्याएं और अपने पुत्र से भी ज़्यादा जो काबिलियत है वो उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को सिखाई। और हमारे जब शास्त्रों में ये स्टोरीज बताई जाती हैं, जो कि हमारा इतिहास है, इसको कुछ लोगों ने माइथोलॉजी बना दिया, बट दिस इज़ एक्चुअली आवर हिस्ट्री, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमें बताने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे टेक्स्ट्स में लिखी गई हैं। और हमारे इसी टेक्स्ट में एक बड़ी, इसी गुरु द्रोणाचार्य जी की और अर्जुन और अश्वत्थामा से रिलेटेड एक इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि द्रोणाचार्य जी ने शिष्य गुरु परंपरा बहुत अच्छे से निभाई, अर्जुन को उन्होंने पूरा पारंगत किया, हर चीज़ के लिए तैयार किया, लेकिन पुत्र मोह में उनसे भी गलती हो गई थी। उन्होंने पुत्र मोह में अपने बेटे अश्वत्थामा को, अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दिया था, और जो ब्रह्मास्त्र की जो विद्या थी वो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने गलत जगह इस्तेमाल कर ली थी, जिस कारण उनके पुत्र अश्वत्थामा को श्राप भी मिला। उनको ये श्राप मिला कि उनके माथे पे हमेशा एक फोड़ा रहेगा, और जब तक ये दुनिया रहेगी वो जिंदा रहेंगे। तो ये मैसेज भी हमें पहुंचाने के लिए कि पुत्र मोह में देखिए गुरु द्रोणाचार्य से भी कितनी बड़ी गलती हो गई थी। ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। गुरु संदीपनी का हम लोगों ने, सभी लोगों ने नाम सुना है। वो श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु थे, सोचिए, और उनके पुत्र का नाम भी हम लोगों को किसी को नहीं पता होगा, कहीं कहीं पढ़ा ही नहीं है। अगर किसी को पता हो तो आई एम नॉट श्योर, मुझे तो नहीं पता है। गुरु संदीपनी के पुत्र का नाम किसी को नहीं पता है, सिर्फ उनके शिष्यों का नाम पता है। गुरु विश्वामित्र, जो श्री राम के सारे भाइयों के और श्री राम के गुरु थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके गुरु थे, उनमें भी हमें गुरु शिष्य का नाम पता है, हमें पुत्र का नाम नहीं पता। गौतम बुद्ध को हम सब लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, जिनको गौतम बुद्ध ने परम ज्ञान दिया था। और गौतम बुद्ध के अपने पुत्र राहुल भी थे। उन्होंने अपने पुत्र राहुल को वो परम ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने अपने शिष्य आनंद को वो परम ज्ञान दिया। तो ऐसे गुरु कल्चर के इतने सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। हम जो सिखों में जो 10 गुरुओं का जो कल्चर है वो भी हमें यही बताने के लिए आता है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी एनलाइटनिंग चीज़ें हैं, अगर हम उसको उस परसेप्टिव माइंड के साथ देखें, उसको समझने की कोशिश करें कि ये नेपोटिज्म और ये इस तरह की चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट कभी थी ही नहीं। हमारे कल्चर से दूर जाने की वजह से हम लोगों की देश में, हम लोगों के राष्ट्र में इस तरह की परेशानियों ने जन्म लेना शुरू किया है। गुरु शिष्य परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माँ बाप का फ़र्ज़ होता है बच्चा पैदा करना, उसकी परवरिश करना, उसकी नीड्स का ध्यान रखना, लेकिन टैलेंट को नर्चर करना वो एक गुरु शिष्य परंपरा ही आगे बढ़ाती है। एक गुरु ही सही शिष्य को पहचान पाता है, एक गुरु ही उस टैलेंट को पहचान पाता है जो अपनी लेगेसी, आपकी लेगेसी, हमारे कल्चर में गुरुओं की लेगेसी शिष्य ही आगे लेके जाया करते थे। तो वो चीज़ हमारे कल्चर में से आज के टाइम में ख़त्म हो गई है। जैसे एक एग्जाम्पल आप छोटा सा, अभी हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का, उसमें यही हुआ
कि लोग अपने फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने अपने बच्चों को रोल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गलत है, आप दीजिए, लेकिन आप कम से कम टैलेंट को क्रश मत करिए। आप कम, तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने अंदर का वो सनातनी हमें मरने नहीं देना है, जो हमेशा कर्तव्य पालन की बात करता है। मेरा एज अ मदर जो कर्तव्य है मैं उसको पूरा बखूबी करूँ, लेकिन मेरा एज अ गुरु जो कर्तव्य है, अगर कोई लॉ स्टूडेंट मेरे पास वकालत सीखने के लिए आता है या अपने लॉ प्रैक्टिस को रिफाइन करने के लिए आता है, तो एज अ गुरु मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने उस गुरु शिष्य कल्चर का भी पूरा सम्मान करूं। अगर हम लोग चीज़ों को उस नज़रिए से, उस चश्मे से देखना शुरू कर देंगे, तो इस तरह की परेशानियां हमारी सोसाइटी में से नेचुरली ख़त्म हो जाएंगी। कि कितना कितना दुखद एक फीलिंग रही होगी, किस तरह का एहसास उस परिवार को हुआ होगा जिन्होंने एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसका जो टैलेंट था वो उस फील्ड में गया, और सिर्फ इस वजह से कि उसके टैलेंट को क्रश कर दिया गया या उसके टैलेंट को नेपोटिज्म की वजह से सफोकेट कर दिया गया, वो लड़का सरवाइव नहीं कर पाया। मुझे आई एम वेरी हर्ट। देखिए, नॉट बिकॉज ही इज़ अ सेलिब्रिटी, सिर्फ इसलिए कि कोई भी सुसाइड, कोई भी अनटाइमली डेथ, स्पेशली इस तरह की चीज़ों से अगर हमारे सामने आती है, कोई अगर किसी लेमैन का भी, किसी अननोन पर्सन का भी अगर मुझे पता चलता कि वो इस कारण उनको दुनिया छोड़नी पड़ गई, तो मुझे इतना ही दुख होता। और गुरु पूर्णिमा पे मुझे ख़ास तौर से वो इंसिडेंट इसलिए याद आया कि अगर उनको उस तरह के कोई सच्चे गुरु फिल्म इंडस्ट्री में मिल गए होते, या गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले लोग फिल्म इंडस्ट्री में होते, तो शायद इस तरह की घटनाएं कम हो सकती थी या फिर रोकी जा सकती थी। खैर, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि मैं कभी भी एब्सोल्युटली ब्लैक पेंट या वाइट पेंट नहीं करती हूँ, तो वैसा मैं आज भी नहीं करूँगी। आई एम श्योर इंडस्ट्री में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुरु शिष्य परंपरा को आज भी मानते हैं, तो उन लोगों को हम लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे भी मैं ये रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हो, आपके पास अगर कोई स्टूडेंट आता है और आपके ऊपर भरोसा करता है, आपको अपना गुरु बनाता है, तो अपने उस गुरु होने के जो आपका कर्तव्य है उसकी इम्पोर्टेंस समझिए, उसकी अहमियत समझिए। वो हमारी संस्कृति में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी संस्कृति में 5 गुरु माने जाते हैं: माता, पिता, शिक्षक, माता, पिता, पृथ्वी, मतलब जिसमें जो धरती है, धरती माँ, उसके बाद शिक्षक, और उसके बाद भगवान। तो ये 5 शिक्षक की हमारे यहाँ बहुत अहमियत है। अगर आप किसी के भी गुरु बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उस चीज़ का बहुत, उसको एक गिफ्ट की तरह, अल्लाह के, भगवान के, ईश्वर के गिफ्ट की तरह लीजिए और उसकी अहमियत समझिए कि आपकी जगह हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान से भी ऊपर रखी गई है। भगवान को भी आपके बाद माना गया है, गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है। और ये गुरु हमारे मतलब जो पास्ट एंशिएंट कल्चर में जो गुरुकुल सिस्टम था, तभी वहाँ से इतने अच्छे विद्वान और इतने इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स में पारंगत और इमोशनली इंटेलिजेंट और मतलब एकदम मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेटेड और मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के लोग हुआ करते थे उस ज़माने में, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका जो भी अपब्रिंगिंग होती थी, पढ़ाई लिखाई होती थी, वो गुरुकुल कल्चर में होती थी। ये बात जब अंग्रेज़ आए, देखिए, आप कभी भी भारत का इतिहास उठा के देखिएगा, अंग्रेज़ों से पहले तुर्कों ने, मुग़लों ने और जितने भी लोगों ने हम लोगों पे राज किया, कभी भी वो इतना ज़्यादा नुकसान साइकी का नहीं कर पाए थे। ठीक है, उन्होंने मंदिर विध्वंस करे, उन्होंने लूटपाट करी, उन्होंने अपना कल्चर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, साइकी बर्बाद नहीं कर पाए थे वो। साइकी जो हमारी ख़राब हुई है वो पिछले 200-250 सालों में ख़राब हुई है। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जो अंग्रेज़ों ने जो अपना एजुकेशन सिस्टम ले आए, जिनको हम लॉर्ड मैकॉले के नाम से जानते हैं। हालांकि मैं ये सर एंड लॉर्ड कल्चर के एब्सोल्युटली अगेंस्ट हूँ, बट उनके करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉर्ड मैकॉले एक आए, उन्होंने देखा कि ये लोग तो इतने सुपर इंटेलिजेंट हैं और ये तो, अगर इनकी ये इंटेलिजेंस नहीं तोड़ी गई, इनकी ये ज्ञान परंपराएं नहीं तोड़ी गई, तो ये विश्व गुरु बन जाएंगे। तो उन्होंने हमारा गुरुकुल कल्चर धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया, विनाश कर दिया, और अपना सो कॉल्ड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ले आए, जिसके अंदर कि उन्हें हमें क्लर्क बनाने की तरफ उन्होंने जोर दिया।
उन्हें बस स्टैंप लगाना है, यूनिवर्सिटीज़ से स्टैंप की तरह बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट्स में बस डिग्री ले लेकर निकल रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट में पारंगत नहीं बनाया जा रहा है, और जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनकी एक रीजनिंग नहीं बताई जाती है कि जो आप पढ़ रहे हैं वाई यू स्टडिंग दैट। आप अगर रट के भी लिख के आ जाएंगे, दे आर ओके विद इट। उनको नहीं बताया जा रहा है बच्चे को कि किस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। और हमारी एंशियंट कल्चर में तो टेम्पल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हुआ करती थी, जिस वक्त ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, उन लोगों की इमेजिनेशन में भी नहीं थी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड। उस टाइम पे हमारे यहाँ टेम्पल यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, जहाँ पे लाखों की तादाद में किताबें हुआ करती थी, लैंग्वेज की बुक्स होती थी, साइंस की बुक्स होती थी, और बहुत बहुत ज्ञान विज्ञान की नॉलेजेबल बुक्स का एक अमेजिंग ऑसम कलेक्शन हुआ करता था हमारी टेम्पल यूनिवर्सिटीज़ में। दो के तो नाम अभी मुझे क्विकली याद आ रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी थी हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया है वो एरिया, जहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। तो देखिए, ये ज्ञान परंपराएं इन लोगों ने हमारी ख़त्म करी। इन लोगों ने सिर्फ हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में पारंगत नहीं होने दिया। इसकी वजह से हम लोग डिसोरिएंटेड हो गए हैं। यूथ को इन्होंने हमारे पहले एजुकेशन सिस्टम तोड़ा, उसके बाद अभी रिसेंटली तो वो तो मैंने अपने टाइम पर ही देखा है, क्रेडिट कार्ड कल्चर जो ये ले आए। हम क्रेडिट कार्ड कल्चर से भी मुझे लगता है कि देखिए, मैं डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। एंड अपनी जो हमारी कुछ कहावतें हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, आपकी इनकम उतनी नहीं है, बट उससे आप डबल ट्रिपल मंथली खर्च कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू हैव अ क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आपका बाकी का सारा टाइम उस क्रेडिट कार्ड की ईएमआई चुकाने पर ही आएगा। आई एम नॉट बोस्टिंग ऑफ इट, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे कोई राइट है इस चीज़ का लोगों को प्रीच करने का, बट आई रियली प्रैक्टिस। मैंने अपनी लाइफ में कभी कभी कोई चीज़ ईएमआई पर नहीं खरीदी है। मजबूरी में देखिए, बहुत लोग, कई बार परिवार में भी लोगों को लेना पड़ता है, लेकिन मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि देखिए, वो ज़बरदस्ती का स्ट्रेस है, ज़बरदस्ती की सरदर्दी है, और वो हमें रियल पर्पस से हमारे दूर ले जाती है। हम लोगों का, मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर लोग, हम लोग अपने सिर्फ मंथली बिल्स भरने में ही लगे रहते हैं। हम लोग क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करने में लगे रहते हैं, हम लोग अपनी ईएमआईज पे करने में लगे रहते हैं। तो हमारी जो एक्चुअली एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, देखिए, काफ़ी सारे जन्म लेने के बाद जब ईश्वर को ये लगता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो सोल है, वो मेंटली तैयार हो गया है अपना पर्पस पूरा करने के लिए, तभी ह्यूमन बॉडी में उसको भेजा जाता है। तो उसको हम इतनी ट्रिवियल चीज़ों के लिए वेस्ट कर दें, वो बात कुछ थोड़ा दिल में चुभती है कि जो भी इंसान एक ह्यूमन बॉडी में पैदा हुआ है, दैट मीन्स कि उसका कोई ना कोई पर्पस है, किसी ना किसी रीज़न से उसको ऊपर वाले ने इस दुनिया में भेजा है। वो रीज़न, वो पर्पस, वो कॉलिंग हमें अपनी पहचाननी है, और इस जीवन में हम जितना हो सके एज नियर एज पॉसिबल टू आवर पर्पस, हमें वो चीज़ पूरी करनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि हम लोगों का अपना लाइफ का पर्पस अगर हम फुलफ़िल करेंगे तो हम एंजाइटी से भी दूर रहेंगे, डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारी, ये जो जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, ये हमारे शरीर का ये एक मैनिफेस्टेशंस होती हैं हमें बताने के लिए कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, हम अपने रास्ते से अलग जा रहे हैं। ये एक और डीपर लेवल का एक डिस्कशन अलग है कि कोई भी बीमारी बॉडली मैनिफेस्ट होने से पहले माइंड में, थॉट्स में क्रिएट होती है, और वो थॉट्स जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, टॉक्सिक हो जाती हैं, तब वो बॉडली बीमारियों की तरह हमारे शरीर में पनपती हैं, जन्म लेती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी थॉट्स और अपने पर्पस को सिंपल रखें, ज़िंदगी को सादा रखें, और अपने पैदा होने के पर्पस से अपने आप को कनेक्टेड फील करें, अपने अंदर के सनातनी को मरने ना दें, प्रकृति से जुड़े हुए महसूस करें। डेवलपमेंट डेफिनेटली हो, लेकिन वो नेचर सेंट्रिक हो, विकास हो लेकिन प्रकृति केंद्रित विकास हो। इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। हमारी संस्कृति में देश काल परिस्थिति के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल सिखाई गई है। इनफैक्ट मोहनजोदाड़ो जो अब पाकिस्तान की साइड है, वो उस सिविलाइजेशन में जो कुछ स्केलेटन्स निकले हैं, उसमें आर्टिफिशियल दांत वगैरह भी हुआ करते थे। तो हमारी संस्कृति में प्लास्टिक सर्जरी और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़माने से होती चली आई हैं, जो मॉडर्न साइंस आज इन्वेंट करती हैं चीज़ें हम लोगों के ऋषि मुनियों के टाइम से वो चीज़ें होती चली आई हैं। तो डेवलपमेंट डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन एथिक्स फॉलो करते हुए,
नेचर सेंट्रिक, नेचर प्रकृति के साथ को एग्जिस्ट करते हुए, ये मैं हमेशा बताती हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो मैं स्पेसिफिकली गुरु पूर्णिमा पे गुरु शिष्य कल्चर के ऊपर करना चाहती थी। नेपोटिज्म की प्रॉब्लम क्यों हम लोगों के अंदर आई है, हम उससे कैसे दूर जा सकते हैं, उस पे मैं ये आज वीडियो करने के लिए आई थी। एक छोटी सी सलाह मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि देखिए गुरुकुल कल्चर जैसे हमारा ख़त्म हो गया, और डेफिनेटली इसमें बड़े बड़े कोई सामाजिक संस्थाएं या फिर गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप लेती है तो शायद गुरुकुल इस्टेब्लिशमेंट्स हमारी कंट्री में हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं होते हैं तब तक एटलीस्ट एज अ समाज हम लोग एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में आया था कि हम लोग देखिए, हमारा जो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला जो ग्रंथ है भगवत गीता, वो किसी पूजा पद्धति की बात नहीं करता है। किसी भी पंथ को मानने वाला इंसान भगवत गीता पढ़ सकता है। मैं भी पढ़ती हूँ, पढ़ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने नियरेस्ट टेम्पल्स को अप्रोच करके, जो भी वहाँ के केयरटेकर हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे भगवत गीता पढ़ाने के लिए वीकली या डेली या जो भी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप वहाँ पे क्लासेस रखिए, और मोहल्ले के, आपकी सोसाइटी के, लोकेलिटी के जितने भी बच्चे हैं उन सबको इकट्ठा करके वो वहाँ पे भगवत गीता एटलीस्ट पढ़ने के लिए जाएं। मुझे लगता है कि वो गुरुकुल कल्चर को हम अपने एंड पे, समाज के लेवल पे एटलीस्ट इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक सरकार या जब तक सामाजिक संस्थाएं या जब तक हम लोग सब लोग मिलके अपने गुरुकुल कल्चर को वापस से भारत में नहीं ले आते हैं, तब तक मुझे लगता है कि एटलीस्ट हमारे लेवल पे छोटी सी शुरुआत हो सकती है। एक तरह से एक छोटा सा गुरुकुल खुल जाएगा। कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको कुछ मतलब कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके हमें अपनी रिसोर्सेज से बाहर जाके कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ हमें पीपल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है कि अपने मंदिर को अप्रोच करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, बच्चों का इंतज़ाम आपकी लोकेलिटी में, पेरेंट्स को आप जाके बात करेंगे। आई एम श्योर सब पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अग्री करेंगे, क्योंकि चाहते हैं। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे पढ़वाएं। बहुत से पेरेंट्स खुद नहीं पढ़े हुए हैं, या फिर उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पढ़ने भेजें। अगर उनको कोई ऑप्शन मिलेगा तो डेफिनेटली पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम अपने अपने एरिया में एक एक गुरुकुल इस्टेब्लिशमेंट समाज के लेवल पे कर सकते हैं। एंड वी कैन स्टार्ट वेदांत। थोड़ा टेक्निकल हो जाता है वेदांत के लिए, आपको पढ़ाने के लिए भी थोड़ा एक स्पेशलाइज्ड कोई टीचर होने चाहिए जो अच्छे से समझते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टडी हो जाती है वेदों की। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद भगवत गीता। वो तो मतलब सेल्फ स्टडी में भी कोई पढ़े तो समझ आता है। तो भगवत गीता के लिए हम लोग ये एक छोटा सा स्टेप कर सकते हैं। आई थिंक गुरु पूर्णिमा के दिन ये विचार मन में आया है, और ब्रह्ममुहूर्त के टाइम ये विचार मन में आया है। तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ शायद ऊपर ईश्वर का कोई मैसेज हो। तो मैं तो ये अपने एरिया में ज़रूर करने वाली हूँ। आप लोगों को भी अगर मेरा ये एडवाइस अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ अपने एरिया में ज़रूर कीजिए। और जो भी प्रोफेशनल्स मेरी बात जिन्होंने भी सुनी, वो प्लीज़ गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाइए। आपकी लेगेसी को ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा ही आगे लेके जा सकता है। आपका बच्चा अगर लेके जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चे के थ्रू अपनी लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए किसी दूसरे के बच्चे का टैलेंट प्लीज़ कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा। एटलीस्ट अपने अंदर की कॉन्शियस को इतना क्लियर रखिएगा। वो बैलेंस, वो जो हमारी सनातन संस्कृति में जो कर्तव्य पालन की बात है, जो टैलेंट नर्चर करने वाली जो क्वालिटीज़ हैं, और हमेशा सही गलत में सही को चुनने वाली जो क्वालिटी है, हमेशा सत्य का साथ देने वाली जो क्वालिटी है, उसको हम लोग एज ए सनातनी मेंटेन रखें। गुरु पूर्णिमा के दिन इतना ही। जल्द आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके। जय हिंद, वंदे मातरम।